और आज की क्लास में इब्तिदा करते हुए हम बिस्मिल्लाह करेंगे और IAS 21 शुरू करेंगे। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। चले सर, हर स्टैंडर्ड के आने के पीछे दो तो बुनियादी वजूहात होती हैं। निमरा से पूछ कोई है, उसके बाद दूसरी देख मोबाइल से। हर स्टैंडर्ड के वजूद में आने से पहले हमारे पास कुछ वजूहात होती हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही होंगे, आवाज़ आ रही होगी, है ना सर? अच्छा, नोट्स में निमरा को कहता हूँ IAS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। क्यों आया ये स्टैंडर्ड वजूद में, पहले इसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। चले सर, क्यों आया ये स्टैंडर्ड वजूद में? सबसे पहला सवाल तो ये है, व्हाट्स द नीड। सर आपको पता है हमारा मुल्क पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। हमारे मुल्क में जितना भी रॉ मटेरियल बनता है उसका, मतलब रॉ मटेरियल यूज़ होता है प्रोडक्ट्स में, उसका 60% रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, लोकल नहीं है। जब हमारा रॉ मटेरियल लोकल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सर बाहर से हमें माल मंगवाना पड़ता है। और इंटरनेशनल ट्रेड किस में होती है? डॉलर में। इंटरनेशनल ट्रेड किस में होती है? डॉलर में। जब इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होती है तो जाहिर सी बात है कंपनीज डॉलर में पेमेंट करती हैं। तो आए पहले क्विकली थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझेंगे ताकि अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में वो भी क्लियर हो जाए, ताकि हमारा सवाल करना आसान हो जाए। चलें सर, सपोज करें बशीर एंड को, बी एंड को, ये एक कंपनी है। बशीर एंड को एक कंपनी है और ये बशीर एंड को जो है ये चाइना में कंपनी एक्स एंड को, उससे ये पाकिस्तानी को है और ये चाइनीज कंपनी है, माल मंगवाती है, सही है। बशीर एंड को सर माल चाहिए तो वो जाहिर सी बात है मनी इसको देगी, पैसे देगी, और इसको गुड्स या सर्विसेज भी होती है। गुड्स अभी हमने कहा आसानी के लिए इसको देना है, सही है। अब सर दोनों तरफ से ट्रस्ट का इश्यूज होते। पहले ट्रस्ट का इशू होता है चाइना वाले को कि यार तुम्हें माल अगर मैंने बेच दिया, तुमने पैसे नहीं बेचे। उसके लिए चाइना वाला बशीर एंड को कहता है अपने मुल्क में एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाओ। लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाओ। बेसिकली एक तरह से ये गारंटी होगी तुम्हारे मुल्क के लोकल बैंक की कि तुम मुझे पेमेंट करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो लोकल बैंक जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है लोकल बैंक आपके बिहाफ पे जब ये गारंटी किसी को देता है तो लोकल बैंक आपसे एक अमाउंट चार्ज करता है, सही है। इसी तरीके से सर इसको चाहिए होता है कि भैया तुम मुझे जो है मुझे माल सही क्वालिटी का भेजोगे। ये मैं इस चीज़ को कैसे इंश्योर करूं? बुक है तेरे पास? तो अगर उसने कहा कि माल चाहिए तो तुम इसको कैसे करोगे? एक्सन को कहता है कि भैया मैं तुम्हें माल सही दूंगा। बशीर को कहता है कि नहीं यार तुम मुझे माल सही अगर नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा? तो ये कहता है कि मैं पेमेंट आपको एक पर्टिकुलर पेमेंट थोड़ी डिले करूंगा। मतलब हो सकता है कि माल मेरी पोर्ट पे आने के बाद करूं या मेरा बंदा वहाँ इंस्पेक्ट कर देगा, उसके बाद पेमेंट रिलीज होगी। तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। अब सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीज़ें होती हैं पेमेंट टर्म्स की अगर मैं बात करूं। एक होता है फ्रेट ऑन बोर्ड और एक होता है कैरेज एंड फ्रेट। अब सुन लेना नौजवानों मेरी बात सुनना। ये दो चीजें, इसको प्यार से कहते हैं FOB बेसिस, इसको प्यार से कहते हैं CNF बेसिस, सही है।
अब सर FOB और CNF का क्या कहा, सुने कहानी। फ्रेट ऑन बोर्ड, एक्स एंड को पाकिस्तानी कंपनी बशीर एंड को कहेगा कि देख भाई ये जो माल मैं तुझे भेज रहा हूँ ना, इसकी मेरी जिम्मेदारी है, जब मैं जिस शिप के थ्रू ये माल तेरे पास आएगा उस शिप के अंदर माल लोड करवा दूँ। एक दफ़ा जब शिप के अंदर माल लोड हो गया तो अब ये गुड्स तेरे हो गए, बेशक तूने मुझे अभी पेमेंट पूरी, क्योंकि मैं पेमेंट कब करूँगा, थोड़ा देर से, लेकिन गुड्स अब शिप डूब जाए तो बशीर एंड को की जिम्मेदारी है, एक्स एंड को की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये क्या कहता है भैया, देख एक इसमें सिस्टम चलता है FOB, गुड्स जो है मैंने तेरे कहे हुए, क्योंकि शिपर मेरा होगा, मैं बशीर एंड को हूँ, उस जहाज पे लाद दी, अब डूबे कुछ भी हो पैसे मुझे देने हैं एक्स एंड को। दूसरा मॉडल होता है कैरिज एंड फ्रेट, CNF। सर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता ये है कि सामने वाली पार्टी कहती है कि मतलब बशीर एंड को अब इसको एक्स एंड को कहेगी नहीं यार मैं चाहता हूँ तुम जिम्मेदारी पूरी मेरे पोर्ट तक पहुँचाने की लो। उस केस में अगर रास्ते में गुड्स डूब गए, सही है, तो हमने कहा अब किसकी जिम्मेदारी है, एक्स एंड को की, सही है सर। FOB फ्रेट ऑन बोर्ड, एक्स एंड को ने माल अपने मुल्क में चाइना के पोर्ट पे जहाज में डाल दिए, इसके बाद एक्स एंड को बोलेगा आप गुड्स तुम्हारे हुए, पैसे तो तुम्हें मुझे देने ही देने हैं, अगर अभी नहीं दिए तो बाद में तो देने हैं। इसी तरीके से कैरिज एंड फ्रेट में क्या होता है, हमने कहा बशीर एंड को कहता है एक्स एंड को नहीं, तुम पाकिस्तान की पोर्ट तक की जिम्मेदारी लोगे कि जब तक पाकिस्तानी पोर्ट तक माल नहीं पहुंचेगा मैं पैसे देने का जिम्मेदार नहीं हूं। इसको हम क्या कहते हैं, CN। अब सर मुझे बताएं एक्स एंड को किस केस में अपनी प्राइसिंग ज्यादा रखेगा, FOB या CNF? प्रैक्टिकली CNF, क्योंकि वो कह रहा है भाई मैं रास्ते की भी जिम्मेदारी ले रहा हूं। क्लियर है। अब हम यहाँ पर जो सवाल 99% करेंगे वो करेंगे BN को के रेफरेंस से। हम माल मंगवा रहे हैं, हम बेचने वाले भी करेंगे बट यूजुअली हम माल मंगवाएंगे। जब हम माल मंगवाएंगे और वो हमें सवाल में कहेगा FOB बेसिस, क्या मतलब, तो इस दिन इसका मतलब है गुड्स हमारे हो गए, हमें अपने पास एंट्री कर लेनी चाहिए इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, सही है सर। FOB का मतलब क्या है कि जिस दिन माल वो हमें बताएगा जहाज में चले गए गुड्स हमारे, और अगर सवाल में हमें वो कह दे CN तो जिस दिन माल जहाज में लगेगा हमें कोई एंट्री, क्योंकि गुड्स तो अभी हमारे हुआ ही नहीं है, कब होंगे, जब हमारे मुल्क की पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। क्या हम यहां तक क्लियर है मेरा बच्चा? चलें सर फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ेंगे, स्कोप, डेफिनेशंस, मॉनेटरी आइटम्स ट्रीटमेंट और नॉन मॉनेटरी आइटम्स डिस्क्लोजर। बोल दिया तो फ्रेट ऑन बोर्ड, कैरेज एंड फ्रेट, ये हो गया। आपने कहा अब ये कुल मिलाकर हम इसके अंदर 5 चीजें पढ़ेंगे, छठी कोई चीज नहीं पढ़ रहे होंगे। हैंडआउट मेरा बच्चा ग्रुप में भी आ रहा होगा, आ चुका होगा रादर। जिन बच्चों को वैसे हैंडआउट जो रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे चाहिए हो तो इस नंबर पे राब्ता करके हैंडआउट ले सकते हैं। सही है सर। बुक प्रिंटिंग पे इंशाल्लाह जाएगी आज मोस्ट प्रोबेबली, तो नेक्स्ट वीक से आपको अवेलेबल होगी। क्या करें? नहीं सर, तलहा की मेरे ख्याल में प्रिंट हो रही है तो इसीलिए मेरी आज गई नहीं है।
चलें जी। पेमेंट डिले, सुन हीरो, अपना समीर को बोल दे कि जो है ना उसको, समीर ऊपर ही होगा, है ना, निमरा का बोल सर को जो है ना हैंड आउट या बुक ईमेल कर दें यहाँ पर क्लास में बोल रही चार्ज पे लगा दें। क्या हम क्लियर है नौजवानों? तो सर IAS 21 रहती दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे हर एक आके आपको एक मंजन बेच रहा है। अमेज़न पे आए, लाइव कोर्सेज, फ्री कोर्सेज सुना होगा आप लोगों ने, है ना सर? इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह बात करूंगा कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 99% लोग अमेज़न का कोर्स वो लोग करा रहे हैं जिन्होंने कभी खुद अमेज़न पे कुछ नहीं बेचा। सही है? तो आज इसके ऊपर भी बात करूंगा। जो एंड के 10 मिनट होते हैं उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी बात होगी। चलें सर आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये हो जाएगा अप्लाई। पूरी अकाउंटिंग की दुनिया में जहां जहां फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की बात आएगी हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी? IAS 21। सर हमारे सिलेबस में कितना है? बाकी 50% क्या है? कंसोलिडेशन। फॉरेन अगर आपकी एक सब्सिडियरी है, पाकिस्तान की एक कंपनी की कनाडा में एक सब्सिडियरी है, यूके की कंपनी की पाकिस्तान में है, उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। सर उसके ऊपर फिर क्या होगा? मतलब ये हमारे लेवल पे नहीं होगा, यही होगा लेकिन ऊपर जाके FAFR में होगा। सही है? तो कंसोलिडेशन के साथ आपके सिलेबस में ये नहीं है। सर फिर मैंने कहा इसका टेस्टिंग लेवल क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है? फिर एक और चीज लिखी, एबिलिटी टू कम विद मोस्ट ऑफ। IFRS 8 पढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था ये सिर्फ किसके साथ आ सकता है? फाइनल अकाउंट्स, वो हम देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक के साथ मसला ये है कि किसी भी टॉपिक के साथ एग्जाम्पल दें। सर इस हमारा एक टॉपिक है इंटेंजिबल, सॉफ्टवेयर खरीदना, सॉफ्टवेयर खरीदा US डॉलर में पेमेंट की, आ गया ये। दूसरी एग्जाम्पल दें सर हम IFRS 9 शेयर्स, मैंने शेयर्स खरीदे किसी और कंपनी के, ये आ गया। इसीलिए सर देखें स्मार्टनेस का तकाजा क्या है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि अपना सिलेबस इस तरीके से पढ़ाऊं जो कि स्मार्ट टेक्निक हो। IFRS 8 किसी और के साथ नहीं आ सकता, इसलिए उसको नहीं जाए। इसको दूसरे नंबर पे क्यों करा रहा हूं? क्योंकि अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर टॉपिक में इसको कंसिडर करेंगे। सही है सर? क्या IAS 38 में ये क्या करेगा? सही है सर? तो याद रखें ये सिवाय कंसोलिडेशन के और शायद फाइनल अकाउंट्स, इन दो के अलावा जितने, और IFRS 8, ये 3 के अलावा, और बाकी जो थ्योरी का अगर आप वो हटा दें, हमारे पास थ्योरी का जो चैप्टर 1 वगैरह है कंपनी, उसके अलावा सर जितने भी टॉपिक है ना हमारे पास 7-8, उसमें ये टेस्ट हो सकता है। और अब तक हुआ भी ऐसा ही है, इसको अकेले नहीं पूछा। चले सर अब स्कोप पढ़ लिया। ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, हर तरह की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के ऊपर ये इकलौता स्टैंडर्ड है जो कि आपको गाइड करेगा पूरी अकाउंटिंग दुनिया में। अब सर आगे आते हैं। इस स्टैंडर्ड ने हमें बताना है कि मैं क्यों आया, वो हम अभी पढ़ना बाकी, वो आगे जाके सवालों में देखेंगे। ये नोट नहीं भी किया तो कुछ मसला नहीं है, बशीर और एक्शन को खत्म। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, FOB और CNF। चले सर सबसे पहले ये स्टैंडर्ड आया, मैं आपको इसकी डेफिनेशंस की तरफ लेकर जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम बोर्ड पे बनाएंगे एक खाका। हमने कहा 3 तरह की करेंसीज को इसने किया डिफाइन, करेंसीज इन IAS 21। करेंसीज इन IAS 20, ऑनलाइन वाले बच्चों ग्रुप पे हैंड आउट आ चुका है, आगे नहीं आया ग्रुप में। प्रेजेंटेशन करेंसी, फंक्शनल करेंसी,
फॉरेन करेंसी। चले सर आ जाए। हमने कहा अभी कॉपी कोई नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन करेंसी, देखो स्टैंडर्ड ने अपने अल्फाज में कुछ भी इसको डिफाइन किया हो, हम सिंपल अल्फाज में इसको लिखेंगे जिसमें अकाउंट्स बनते हो, जिस करेंसी में अकाउंट्स बनते हो। यूनिलीवर पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी है? पाक रुपीस। एंग्लो की क्या है? पाक रुपीस। सही है सर। जिस करेंसी में अकाउंट्स बनते हैं। आए सर आगे बढ़ता हूं। फंक्शनल करेंसी, सिंपल अल्फाज में करेंसी ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिस करेंसी में, अब ये थोड़ा टेढ़ा है, कैसे अभी बताऊंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसने कहा भैया ये वो करेंसी होती है जिसमें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? पता है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? जिसमें आप सेल्स करते हो, जिससे आप माल खरीदते हो, जिसमें आप एम्प्लॉइज को सैलरी पे करते हो। सही है, ये क्या होती है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और हमने कहा फॉरेन करेंसी को इसने स्टैंडर्ड ने बड़े खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया, जैसे इसने प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया है, अदर देन फंक्शनल करेंसी। इसने क्या कहा? ये कौन सी करेंसी होती है? अदर देन फंक्शनल। मतलब हम इसको यूं कहेंगे, करेंसी जिसमें हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, या यूजुअली। चले सर अब बड़े गौर से सुनना समझना। आऊंगा उसके ऊपर, रुको जरा। चले सर, प्रेजेंटेशन करेंसी जिसमें अकाउंट्स बनते हो। फंक्शनल करेंसी ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बड़े गौर से सुनना सर। दुनिया भर में ना एक मॉडल है, एक दुनिया में बताओ सबसे ज्यादा मजलूम कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। सबसे मजलूम कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। सर उस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चाइना भी आता है, काम करता है, और जो है यूएस भी आता है काम, लेकिन कंपनी कोई वहाँ पे रजिस्टर नहीं करता। अब आप सोचें, एक पाकिस्तानी कंपनी है, वो साउथ अफ्रीका की या वो मोज़म्बिक की माइंस के अंदर काम कर रही है, लेकिन कंपनी रजिस्टर का है पाकिस्तान में। काम कहाँ कर रही है? वहीं से जो है वो सोना वगैरह ये सब जो है निकालती है, ढूंढती है, और उसको वहीं पर बेचती है। वहीं से लेबर को हायर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर कंपनी रजिस्टर। क्यों भाई? क्योंकि सारे हेड ऑफिस के लोग, सेठ लोगों ने कहा हम अफ्रीका जाकर, क्योंकि वहाँ पर अब तो हालात फिर बेहतर है। किसी ज़माने में ऐसा था, मेरा एक दोस्त था, बहुत जज्बात होके गया था भाई अफ्रीका में। उसकी यहाँ पे तनख्वाह थी 70,000 रुपये, अफ्रीका में उसको मिल रहे थे पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपए, और 1.25 लाख में वहाँ पे खर्चा हो जाता है, आपके पास 3 लाख की सेविंग। वो गया, बहुत मैं वहीं पे रहूँगा, ऐसे ही लोगों ने बदनाम किया हुआ, X, Y and Z। उसने वो वहाँ पे गया, उसके जॉब को 5वां दिन था, और उसकी फैक्ट्री से 4 पाकिस्तानी अगवा हो गए। अगले दिन वो वापस आ गया। आज माशाल्लाह पावर सीमेंट में अच्छी पोस्ट पे है। लेकिन सर ये तो अफ्रीका में लोग रुकते नहीं है, हेड ऑफिस पाकिस्तान में है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहाँ हो रही है? अफ्रीका में। अब मुझे बताएं फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी? अफ्रीकन। और हमने कहा प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीस। अकाउंट्स किस में बनाएगा? पाक रुपीस में। लेकिन सारी अफ्रीका की करेंसी हम कहते हैं रैंड्स। तो हमने कहा सारी उसकी एक्टिविटीज किस में हो रही है? रैंड्स में। जो हेड ऑफिस के लोग हैं, थोड़ी बहुत उनकी सैलरीज वो रुपीस में देता है, बाकी सारे काम किस में करता है? वो अफ्रीकन रैंड्स में। लेकिन हमने कहा पाकिस्तानी रुपी उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी कहलाएगी, और अफ्रीकन रैंड्स फंक्शनल। और सपोज करो उसने अगर वहां से बैठे बैठे सोना बेच दिया किसी यूएस के बंदे को डॉलर्स में,
तो अब डॉलर क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी। तो सर फॉरेन करेंसी जिसमें हम यूजुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फंक्शनल करेंसी जिसमें हमारी यूजुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, और प्रेजेंटेशन करेंसी जिस करेंसी में अकाउंट्स बनते हैं। अब सर एक सवाल है मेरा, ऐसा हो सकता है कि फंक्शनल और प्रेजेंटेशन करेंसी दोनों सेम हो? 99% केसेस में ऐसा ही होता है। एक पाकिस्तानी कंपनी अगर है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी फंक्शनल में कर रही है, और तो सर अपने पास लिख लें कहीं कि फंक्शनल और प्रेजेंटेशन करेंसीज 99% केसेस में सेम हो सकती हैं। फंक्शनल और प्रेजेंटेशन करेंसीज 99 केसेस में सेम हो सकती है। जैसे कोई बिजनेस है वो इंपोर्ट कर रहा है, वो जो डॉलर में पेमेंट करेगा तो उसकी फॉरेन करेंसी होगी क्या? फॉरेन करेंसी, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसने सबसे पहले यूजुअली क्या है जिसमें आपकी मेजर सेल्स होती हैं। सर फॉरेन करेंसी एक लेवल से बाय डिफॉल्ट डॉलर नहीं होती? नहीं, और भी करेंसीज हो सकती हैं। तो वो सेम ही लगता है। कौन सा? फंक्शनल करेंसी अभी आएगा, रुको जरा। फंक्शनल करेंसी के उसने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं हमें, जिसमें आपकी मेजरली क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे मेजर चीज होती है सेल्स। सेल्स में किस करेंसी में कर रहा हूँ? अगर मैं सेल्स मैंने शुरू कर दी, 90% मेरी सेल्स हो गई एक्सपोर्ट की, तो मेरी फंक्शनल करेंसी क्या हो जाएगी? डॉलर। अगर मैं डॉलर में सेल्स कर रहा हूँ तो फंक्शनल करेंसी में क्या देखना है? जिसमें आपकी ज्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हो। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शामिल हो जाएगा। हाँ, अब आएंगे, रुको जरा। अभी फंक्शनल करेंसी सबसे टेढ़ा एरिया है, इसके ऊपर और चीजें भी हैं। अभी सिर्फ बेस। आगे बढ़े सर। सर क्या एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है? एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है। कितने लोग कह रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है? सिर्फ कॉमन सेंस का सवाल है, टू एनालाइज हाउ यू थिंक। कितने लोग ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हो सकती एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी? जी अब्दुल राफे। सर बिल्कुल हो सकती है एक से ज्यादा। क्यों सर? अगर एक कंपनी है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, और उसी ने अपने आप को लिस्ट करवा दिया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। कोई भी दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं कहती कि आप हमारे पास तभी लिस्ट होंगे जब आप हमारे मुल्क में काम करते हैं। वो कहते हैं आप हमारे लॉस पूरे कर दें, आप लिस्ट हो सकते हैं। तो अगर एक करेंसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट है और न्यूयॉर्क में भी लिस्ट है, तो अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से उसको रुपये के अंदर अकाउंट्स बना के देने, लेकिन न्यूयॉर्क के हिसाब से किस में देने? डॉलर में देने। लंदन में है तो पाउंड्स में देने। तो प्रेजेंटेशन करेंसीज भी एक से ज्यादा। अब सर फंक्शनल करेंसी क्या होती है? ये जरा ग्रे एरिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अब इंपोर्ट अगर डॉलर में कर रहे हैं, हमारी कंपनी इंपोर्ट सेंट्रिक है, तो हमारी एक तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक हिस्सा तो डॉलर में भी हो रहा है। तो स्टैंडर्ड को भी पता था कि करेंसी ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो कहा, पर इसने कहा आपको यहाँ पर ये देखना है कि मेजर आपकी एक्टिविटीज किस में होती हैं। हो सकता है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक से ज्यादा करेंसीज में, लोगों को फिर भी समझ में नहीं आए तो स्टैंडर्ड ने कहा मैं आपको इसके देता हूं इंडिकेटर्स। क्या देता हूं? इंडिकेटर। जिसने कहा एक इंडिकेटर होगा प्राइमरी इंडिकेटर, और एक होगा सेकेंडरी। सर अगर आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है, हमने गवर्नमेंट ग्रांट में पढ़ा है प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशंस। याद है? प्राइमरी कंडीशंस क्या होती हैं और सेकेंडरी? जो सबसे प्राइमरी मीट होना ज़्यादा ज़रूरी है, और सेकेंडरी अगर प्राइमरी से काम नहीं चलता तो सेकेंडरी पे हो। तो यहाँ पर भी इंडिकेटर्स ने कहा देखो सबसे पहले प्राइमरी इंडिकेटर्स को देखना है, इनकी मदद से डिसीजन लेनी है कि करेंसी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। वो पूरे नहीं हो रहे तो सेकेंडरी इंडिकेटर्स की तरफ जाना है और फिर डिसीजन लेना है। तो बेसिकली इसने हमारी डिसीजन मेकिंग की आसानी के लिए दो तरह के इंडिकेटर्स बताए। अब आए सर हम भी उन दो तरह के इंडिकेटर्स को पकड़ते हैं। हैंड आउट पे आ जाएंगे।
नहीं, यूनिलीवर पाकिस्तान सिर्फ यूनिलीवर अकाउंट्स अपने पाकिस्तानी करेंसी में बनाता है। नहीं, इंडियन कंपनी जो इंडियन यूनिलीवर है वो भी पाकिस्तानी करेंसी में उनके अकाउंट देती है। यूनिलीवर अपने अकाउंट सिर्फ किस में बनाता है? पाकिस्तानी करेंसी में। अगर यूनिलीवर अपने अकाउंट किसी और को देता है तो उसको कन्वर्ट करके नहीं देता, अगला खुद कन्वर्ट करेगा। देखिए, अगर मैं अपने अकाउंट एक ही करेंसी में बना रहा हूँ, अब आपको उसको इंडियन रुपीस में मेरी अकाउंट को कन्वर्ट करना है यूएस में, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी लिस्टेड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड बेसिकली लिस्टेड है सिर्फ पाकिस्तान में, किसी और जगह वो लिस्ट, हर मुल्क की अपनी यूनिलीवर है। आ जाए, चले सर, अब आते हैं सर, और अगर आप पढ़ेंगे हैंड आउट में आपको ऑनलाइन वाले बच्चों, पहला जो पेज है उस पेज पे आपको जो समरी है हमारी, उस समरी में आपको नजर आ रहा है फंक्शनल करेंसी के बारे में लिखा हुआ आ रहा है नजर। यस सर, फंक्शनल करेंसी के बारे में लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या कह रहा है? An entity's functional currency is the currency of primary economic environment in which it operates. Determine functional currency of each entity within a group. Currency of primary economic environment in which entity operates. फिर आते हैं स्टार्ट में आए तो कह रहे हैं प्राइमरी फैक्टर्स। आया नजर प्राइमरी फैक्टर्स? ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी हैंड आउट में नजर आ रहा होगा। प्राइमरी फैक्टर्स में कह रहा है ये शख्स, when determining the functional currency, management should give priority to following factors। जिसने कहा इन फैक्टर्स को प्रायोरिटी वाइज देखते जाना है। करेंसी इन्फ्लुएंसिंग सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड, वो करेंसी जिसमें आपकी सेल्स प्राइस डिसाइड होती हो। अब मुझे बताएं, जितने बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर हमारा तो मुल्क में 60% तो इंपोर्ट है, उसने कहा इंपोर्ट अपनी जगह है, अगर तुम माल बना बना के पाकिस्तान में ही बेच रहे हो, उसी में तुम्हारी सेल्स प्राइस डिसाइड होती है, तो तुम्हारी करेंसी क्या हो गई? पाकिस्तानी रुपी फंक्शनल करेंसी। हमने कहा अच्छा, फिर उसके बाद और किसको देखने, अगर सेल्स प्राइस में कंफ्यूज हो तो उसने कहा currency of country whose competitive forces and regulations determine sale price। अब बड़े करो, उस करेंसी को जहां पर तुम्हारी सेल प्राइस को रेगुलेट किया जाता है। अब रेगुलेट क्या होता है सर? अगर एक कंपनी कल कला को हमने कहा जो एसेंशियल चीज होती है, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर है, हमने कहा नेस्ले अगर कल कला को अगर अपना पानी 900 रुपए में बेचना शुरू हो जाए ना, 500 ml की बोतल, उसके ऊपर हुकूमत कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी, बोलेगी इंसान बनो, मतलब तुम एक फ्री की चीज को पहले बेच रहे थे 40 रुपए में, अब तुम इसको 900 रुपए में कर रहे हो, तो हुकूमत आके क्या करेगी? कॉम्पिटिटिव फोर्सेज आएंगी, कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ पाकिस्तान आएगा और वो बोलेगा भाई तुमने इसकी प्राइस बहुत ज्यादा रख दी है, इसको क्या करो? कम। तो जिस करेंसी जो सेल्स प्राइस है जिस करेंसी में, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, रेगुलेट किया जाए, हमने कहा वो भी क्या आ जाएगी? फंक्शनल करेंसी का दूसरा इंडिकेटर है। पहली चीज सेल्स प्राइस जिस करेंसी में है, दूसरी चीज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो है जिस करेंसी में आपकी सेल्स प्राइस को डिक्टेट कर सकें वो, तीसरी चीज क्या कर रहा है? करेंसी मेनली इन्फ्लुएंसिंग इनपुट, तो मतलब इसने पहला इशारा किसकी तरफ दिया? सेल्स, बोला सेल्स। दूसरी तरफ किसकी तरफ आया? परचेजेस। अब आगे आता हूं, बड़े गौर से सुनना नौजवान, अब आओ प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। सही है, प्रैक्टिकल केस। आजकल देखो, एक तो मैंने तुम्हें कहा ना अमेज़न के कोर्सेज के नाम से आवाम को उल्लू बनाया जा रहा है, तुम ये कोर्स कर लो, तुम वो कोर्स कर लो, दैट इज समथिंग एल्स, ऐसा ही है। लेकिन हमने कहा सर कुछ लोग वाकई में अमेज़न पे जॉब करते हैं। अब जो लोग वाकई में अमेज़न पे काम करते हैं उनका मॉडल पता है क्या होता है? उनका मॉडल ये होता है, अली बाबा अली एक्सप्रेस से एक चीज़ खरीदी, उसको डायरेक्ट यूएस में पहुंचवाया और यूएस में वो चीज़ बिकी। अब अली बाबा अली एक्सप्रेस से जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो मुझे बताओ क्या होता है? डॉलर में ट्रांजैक्शंस होती हैं, सही है, और यूएस में ही बेच रहे हो तो क्या होता है? डॉलर में। आप बैठे हुए हो कराची पाकिस्तान में और आप ये काम कर रहे हो, आप महीने की
$10,000 की कॉस्ट इनकर कर रहे हो और उसको बेच रहे हो $20,000 में। आपने एक अपने पास छोटा रखा हुआ है जो कि सारी ऑर्डरिंग वगैरह करता है, आप पार्टी करते हो, उसको आप $50,000 महीना देते हो। अब आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए, आप अपने अकाउंट्स पाकिस्तान में बनाते हैं, सही है। आप गए, आपने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर प्लेस किया, डायरेक्ट अमेरिका डिलीवर कराया अमेजन के वेयरहाउस में। अमेजन के वेयरहाउस में वो चीज़ क्या हो गई सर? बिक गई, सही है सर। जब ये वाला सीन हुआ और आपकी टीम, सपोज करो एक छोटा नहीं 3 छोटे रखे हुए, 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, अब मुझे बताएं आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी? डॉलर। आप परचेज भी किस में कर रहे हो? डॉलर। सेल्स भी किस में कर रहे हो? आए दूसरी तरफ आता हूं, आप सेल्स कर रहे हो डॉलर में। आप सपोज करो आपकी महीने की सेल्स है $25,000, वो आप कर रहे हो, लेकिन माल बना भी पाकिस्तान में रहे हो, स्टाफ भी सारा यहीं पे, उसके ऊपर आपकी 1 मिलियन की कॉस्ट आ रही है, वो सारी पाकिस्तान में। अब आप अली एक्सप्रेस से नहीं कर रहे, अब आप क्या कर रहे हो? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपने कहा सारा माल बन रहा है, फिर उसको मैं यूएस भेज रहा हूं और वहां पर वो बिक रहा है। अब मुझे बताएं आपकी फंक्शनल करेंसी डॉलर हुई पाक रुपीस। कितने लोग कह रहे हैं कि PKR? सारी सेल्स आपकी डॉलर में ही है, नॉट इवन अ सिंगल सेल इन PKR। क्या होगी आपकी PKR? कितने लोग कह रहे हैं हमारी फंक्शनल करेंसी है? कितने लोग कह रहे हैं कि हमारी फंक्शनल करेंसी इज डॉलर? सही जवाब है डॉलर। सबसे पहले क्या डिसाइड करेगा? सेल्स। सेल्स किस करेंसी में हो रही है? अगर आपकी सेल्स एक करेंसी में हो रही है सारी, हाँ, अब सुनना, एक एग्जांपल देता हूं। तुमने कहा मेरी कॉस्ट है 1 मिलियन, कितनी है भैया? 1 मिलियन। तुमने कहा मेरी सेल्स जो है वो 70%, या चलो तुमने कहा 50% डॉलर में है और 50% PKR में है। अब सुनना, अब इस केस में आप हो गए कंफ्यूज। देखो सबसे पहले किसकी तरफ जाना है? सेल्स की तरफ, लेकिन सेल्स मिक्स एंड मैच हो, कुछ डॉलर में कुछ पाकिस्तानी रुपए में, आप कंफ्यूज हो, तब आपको किसकी तरफ देखना है? कॉस्ट की तरफ। तब किसकी तरफ देखना है? यहां पर जैसे हम कंफ्यूज हैं कि यार अब तो ये 50-50, इवन 50-50 ना भी हो, हम कहते हैं 60-40 भी हो, तो हमने कहा इस केस में भी हम कंफ्यूज हैं, हमें डॉलर भी है PKR भी है। अब हमने कहा लेकिन सर फिर दूसरी तरफ हमारे पास जब यहां पर कंफ्यूजन हो ना, यहां पर कंफ्यूजन हो, सेल्स मिक्स एंड मैच हो, एक करेंसी में भी दूसरी में भी, तब हमें किसकी तरफ जाना है? वरना हमें किसकी तरफ जाना है? हमेशा सेल्स की तरफ। हाँ, सेल्स की बेसिस पर अगर आप डिसीजन नहीं ले पाओ, सेल्स की बेसिस पर जजमेंट में मसला हो, तो कॉस्ट की तरफ जाओ, वरना किसकी तरफ जाओ? सेल्स की बेस पे डिसीजन कर दो फंक्शनल करेंसी का। तो लिख लो अपने पास प्राइमरी फैक्टर्स में सेल्स की बेसिस पर डिसीजन होगा फंक्शनल करेंसी का यूजुअली। कोई अमाउंट लिमिट बेटा सेट नहीं है। अब्दुल रहमान बड़े हो जाते तो स्टैंडर्ड कहता है सेल्स की बेसिस पर डिसीजन फंक्शनल करेंसी का। स्टैंडर्ड कहता है कि बेटा हर चीज की तुम्हें कॉन्क्रीट बेसिस नहीं बता सकता, कुछ चीजों में अपनी भी जजमेंट अप्लाई करो। सही है सर? देखे ना, टीचर नहीं बता सकता, टीचर के पास 2 बच्चे हैं, सारा बैच पूरी क्लास लेते हैं। अब टीचर को नहीं पता कि बशीर को घर से खुल इस FAR2 के लिए 150 घंटे पढ़ने हैं या 125, इसी तरीके से सलीम को कितने पढ़ने। टीचर आइडिया तो लगा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्क्रीट चीज, इसीलिए स्टैंडर्ड भी कहता है कुछ जगहों पे भाई तू जजमेंट अप्लाई कर। क्या अप्लाई कर? अब स्टैंडर्ड एक स्टेप आगे जा रहा है, उसने कहा तुम्हें प्राइमरी फैक्टर बताया, प्राइमरी फैक्टर में प्रायोरिटी देखो, सबसे पहले सेल्स, उसके बाद कॉस्ट। बोला अगर तुझे प्राइमरी और सेकेंडरी में भी तू फरजात की तरह कंफ्यूज है, तुझे प्राइमरी से समझ में नहीं आया कि क्या है, तो इसने कहा अब मैं तेरी आसानी के लिए क्या कर रहा हूं? सेकेंडरी की तरफ जा रहा हूं। इसने कहा अगर इसमें तो कॉस्ट तो इसमें PKR होगी,
सर अब हम आगे आए, अब हमने कहा स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें जो है ना दूसरे उसकी तरफ लेकर के जा रहा हूं। सब बच्चों ने हैंडआउट में देखना है। सेकेंडरी फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स? प्राइमरी फैक्टर इंडिकेटर्स में बी डिटरमिनेटिव। खुद कह रहा है कि प्राइमरी फैक्टर्स हो सकता है कि तुम्हें बातें इतनी अच्छे से फिर भी तुम्हें कंफ्यूज रहे। फिर कह रहा है हाउएवर द फॉलोइंग टू इंडिकेटर्स सर्व एज सपोर्टिंग। इनकी तरफ फिर देखना, करेंसी इन विच फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड। इसके आगे लिख लो जिसमें हम लोन लेते हैं, जिसमें हम लोन लेते हैं। बोला अगर प्राइमरी जो है फैक्टर्स में डिसाइड नहीं कर पाए हो तो किसकी तरफ जाओगे? सेकेंडरी। और सेकेंडरी फैक्टर्स में क्या चीज आ जाती है? जिसके अंदर हम लोन लेते हैं। और फ्रॉम एक्टिविटीज आर रिटेन्ड, इसके आगे लिख दो जिसमें रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। जिस करेंसी में हम पैसे को रिटेन करते हैं, सेव करते हैं, जिस करेंसी में हम पैसे को रिटेन करते हैं और सेव करते हैं। चलें सर, अब हमने कहा जो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे हम उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ आते जाएंगे। और इस पार्ट को मार्क एज इंपॉर्टेंट भी लिखो। क्यों लिखोगे मार्क एज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अब तक IKEAP ने इसको टेस्ट, लेकिन ACC ने बहुत खूबसूरत तरीके से टेस्ट किया है। वो कैसे अभी देखेंगे। हाँ जी, प्राइमरी फैक्टर्स का दूसरा पॉइंट है कि जिस करेंसी के अंदर तुम्हारी प्राइसेस रेगुलेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी अगर अमेजन पे एक चीज बेचने जाती है ना, और एक छोटा सा मार्केट सपोज करो इसकी अमेजन के ऊपर हमने कहा वैल्यू है $10, एक बंदा $100 का बेचने लगेगा ना, अमेजन रोक देगा, बोलेगा इंसान बन। सही है, कितने का है? तो अमेजन कॉम्पिटिटिव फोर्स कहाँ रोक, जिस करेंसी में रोक रही है, जिस करेंसी में एप्लीकेबल है वो होगी। सही है, अमेजन डिटरमाइन करेगा कि सर इसकी प्राइस आप $15 से ज़्यादा। तो सिंपल रूल क्या है, जिस करेंसी में सेल्स हो सबसे पहले, अगर सेल्स की बेस पे डिसीजन मुश्किल है तो कॉस्ट देखो, दोनों को मिला के भी मुश्किल है तो सेकेंडरी फैक्टर्स को देखो। सेकेंडरी फैक्टर्स में सबसे पहले किसको देखोगे? जिसमें लोन लेते हो, और अगर उसके बाद भी मसला है तो जिसमें पैसे रिटेन करते हो और सेफ रखते हो। तो आए सर अब एमसीक्यू पे आएंगे। एमसीक्यू नंबर 15, Which two of the following are secondary? 15, MCQ नंबर 15 ऑनलाइन वाले बच्चों, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। Which two of the following are secondary indicator for determining functional currency of an entity? Alpha and Charlie. Alpha, the currency in which funds from are generated, or the currency that mainly influences labor, material and other cost. ठीक है सर। पेज नंबर 34 पे एमसीक्यू नंबर 6, Which of the following is not a primary indicator for determining functional currency? Currency that mainly influences ये है, currency of competitive forces ये है, currency ये secondary indicator है। चलिए सर इसके ऊपर वाला भी पॉइंट बताएं। MCQ नंबर 5, Which of the following statements are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 2 and 3 सही जवाब है। 4 ली। क्या हम क्लियर हैं? हैंड आउट किसी के पास नहीं है? सही हैंड आउट दे दें।
ये 6 वाले का डेल्टा लेबर वाला पॉइंट ये प्राइमरी इंडिकेटर है। प्राइमरी वो आ गया ना, इन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया डेल्टा। चले सर, चले सर आगे आते हैं। अब इस स्टैंडर्ड ने कहा, देखो मैं बाज मर्तबा ना स्टैंडर्ड को तोड़ भी दूंगा 2 हिस्सों में, ताकि आप क्या, इसने कहा अब आगे बढ़ने से पहले मुझे 2 हिस्सों में तोड़ दो, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी और मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया? मॉनेटरी आइटम्स पैसे, ओके। और कोई? मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन क्या है? जो पैसों में अवेलेबल रिसीव स्टैंडर्ड ने कहा अब जो ये स्टैंडर्ड है 2 हिस्सों में जा रहा है मॉनेटरी आइटम्स इन IS 20। हमने कहा मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन वो है जिनकी रियलाइजेशन और सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश में हो। आसान अल्फाज में जो फायदा या नुकसान सिर्फ और सिर्फ कैश की सूरत में पहुंचा सकते हो। सही है सर? ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है, ये आपको फायदा कैश के अलावा भी पहुंचा सकता है, आप इसको इस्तेमाल करें। सही है सर? आप अपने दोस्त के ऊपर इंक उड़ाएं। सही है सर? ये सारी चीजें से क्या हो सकता है, ये मार्कर आपको इसी तरीके से सर, ये जो हैंड आउट है, ये हैंड आउट एक तो होता है कि इसको बेचा भी जा सकता है, कैश तो इसमें भी आएगा, लेकिन इसका इस हैंड आउट के अलावा फायदा और क्या है सर? आप जो है इल्म हासिल करेंगे, आप जो है घर में समोसे खाएंगे, टिश्यू की जगह इसको यूज, तो यह आपको अदर देन कैश भी बेनिफिट। सर वापस बता, उसमें जो फर्स्ट टाइम बोली थी बेनिफिट एंड आइटम्स बेनिफिट दैट कैन बी रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब पैसे उनके मिल जाना, और सेटल्ड ओनली इन कैश, बोले तो जो कैश में फायदा नुकसान, जो सिर्फ कैश में फायदा और नुकसान पहुंचा सकते हो, कैश के अलावा उनका कोई और फायदा या नुकसान। अब इसके बाद ये भी कॉपी करते जाएं। ट्रांसलेटेड एट ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट, सेटलमेंट डेट। नो एक्सचेंज गेन लॉस, exchange gain loss in P&L, exchange चले सर ये कॉपी करें पूरा टेबल। मॉनेटरी आइटम्स इन IS 21 आइटम्स दैट कैन बी रियलाइज्ड और सेटल्ड ओनली इन कैश, ट्रांसलेटेड एट ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट, सेटलमेंट डेट। अब ये डेट्स क्या होती हैं बताता हूँ, अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ। नो एक्सचेंज गेन लॉस, एक्सचेंज गेन लॉस इन P&L, एक्सचेंज गेन लॉस इन P&L। नहीं बेटा, रिसीवेबल का कोई सेकेंडरी बेनिफिट नहीं होता, कैश ही मिलेगा। सही है? या वो कैश को ही कहीं रिप्लेस, इसी तरीके से पेबल का
लेकिन हमने कहा इन्वेंट्री का, पीपीई का, कैश का बेनिफिट तो होता है, उसके अलावा भी आप उनको इस्तेमाल करके भी बेनिफिट ले सकते हैं। चले सर। बहुत फास्ट जा रहे हैं। अच्छा कॉपी कर ले, तू हमेशा सुले, उसने तक मुस्तफा ने कर लिया कॉपी। मैंने भी कॉपी कर लिया। चले सर जी, थैंक, पानी दे दे। चले सर, हमने कहा ट्रांसलेशन एट, ट्रांसलेट करना किसको कहते हैं हम? अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना। प्रेजेंटेशन करेंसी में, फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं जब हम फॉरेन करेंसी को, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेट करना। इसने कहा कि आप जो मॉनेटरी आइटम्स होंगे, मॉनेटरी आइटम्स में हमने कहा सर कौन कौन से आइटम्स आते हैं हमारे पास? रिसीवेबल, पेबल एंड कैश। हर तरह का रिसीवेबल, अब बताओ हर तरह का रिसीवेबल की जब मैं बात करता हूं तो कौन कौन सा रिसीवेबल इसमें आ गया? अकाउंट्स रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, इंटरेस्ट, हर तरह का पेबल, अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल, सही है, ये किस में आ जाएगा? पेबल में। और कैश। तो ये होते हैं सर क्या? मॉनेटरी। अब ये स्टैंडर्ड कहता है कि भैया ये जो मॉनेटरी आइटम्स है ना, इनके लिए मुझे बिल्कुल अलग कर दो। अब इसने कहा मॉनेटरी आइटम्स को जब तुम लोकल करेंसी में ट्रांसलेट करोगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन तुमने की है फॉरेन करेंसी में, तो उसको 3 डेट्स पे करोगे। पहला ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट के नाम से हमें क्या लगता है, क्या होता है? जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज इन्वेंट्री मंगवा ली, सही है, आज मैंने इन्वेंट्री मंगवा लिया, आज मैंने एडवांस पे कर दिया, ये कौन सी डेट हो गई? रिपोर्टिंग डेट। जिस दिन माल पहुंचा नहीं, जिस दिन हमारा ईयर एंड हो गया। हो सकता है माल अभी नहीं आया हो, पैसे मैंने पे नहीं किए हों, लेकिन बीच में क्या हो गया? सपोज करो 1 नवंबर को ही मेरे पास माल आ गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, 31 दिसंबर गुजर गई, 31 गुजर गई, अभी तक मैंने पेमेंट नहीं की, तो 31 दिसंबर मेरी क्या हो गई? सेटलमेंट डेट, जिस दिन में पेमेंट, ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन माल खरीद लिया या एडवांस पे कर दिया, सही है। रिपोर्टिंग डेट, ईयर एंड की डेट, सेटलमेंट डेट, जिस दिन पेमेंट कर दी, जिस दिन पेमेंट कर दी। तो ये 3 तरह की डेट से आपका वास्ता पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आप हमारे साथ है तो लिख दें सीसी। हाँ, ट्रांसलेटेड डेट का मतलब लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। रिपोर्टिंग डेट, ईयर एंड, 31 दिसंबर, 30 जून, जो भी हमारा ईयर एंड है। भाई मैंने फॉर एग्जांपल माल खरीदा 1 नवंबर को, सही है, पेमेंट अभी नहीं की, उसने मुझे कहा था 2 महीने बाद करना। 1 नवंबर को माल खरीद लिया, मैं एंट्री बनाऊंगा इन्वेंट्री डेबिट पेबल। रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर बीच में आ गई, मुझे ईयर एंड क्लोज करना है, क्या मेरे पास कोई पेबल मौजूद है? हाँ, पेबल होगा फॉरेन करेंसी का, उसके ऊपर एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। फिर आगे बढ़ा, सेटलमेंट डेट, अगली पेमेंट कब करूंगा? 31 जनवरी अगले साल, ये क्या हो गई? सेटलमेंट डेट। जिस दिन ऑर्डर किया ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन एडवांस पे कर दिया, सही है। आइटम यही कि जो कि सिर्फ आपको कैश में बेनिफिट हो सके, दे सके। आ जाएं सर, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है तो लिख दें। नहीं बेटा, रिपोर्टिंग डेट ईयर एंड ही होता है या हाफ ईयर एंड होता है। रिपोर्टिंग डेट वो नहीं होता जिस दिन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आए जी आए सर, आगे बढ़ेंगे और अब हैंड आउट पे फिर से आ जाएंगे। हैंड आउट के पेज नंबर 22। हैंड आउट के पेज नंबर 22।
पेज नंबर 22 पे अगर आप आएंगे तो इसके अंदर ऊपर कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं। ये सारी डेफिनेशंस इजी सी हैं, पढ़ भी चुके हैं। हम आएंगे मॉनेटरी आइटम्स पे। आ जाए मॉनेटरी यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन कैश in a fixed number of currency. Examples of monetary items include cash itself, loans, trade payables, trade receivables and interest payable. इसने के एग्जाम्पल्स के तौर पे बताया कि मॉनेटरी आइटम्स वो होते हैं जिनकी रियलाइजेशन और सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ किसमें हो, और मॉनेटरी आइटम सिंपल अल्फाज में हर तरह का रिसीवेबल, हर तरह का पेबल और कैश, हर तरह का रिसीवेबल, हर तरह का पेबल और कैश। ठीक है बच्चा, अब आए कितने लोगों को ACCA इजी लगता है? कितने लोगों को लगता है कि ACCA बहुत इजी है? ACCA में 2 नंबर का एक सवाल आया पेज नंबर 23 पे आपके पास मौजूद है। 23 P is a UK registered mining company whose shares are traded on London Stock. Its operating activities take place in the gold and diamond mines of South Africa. What is the presentation currency of P? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पाउंड्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहाँ होती हैं? गोल्ड एंड डायमंड माइंस ऑफ। व्हाट इज फंक्शनल करेंसी? साउथ अफ्रीकन रैंड्स। साउथ अफ्रीकन रैंड्स, RANDS रैंड्स। फिर कह रहा है P bought specialized mining equipment from US, invoiced in US. What type of currency is US dollar? Foreign। ये ACCA में कितने नंबर का आया था? 2 मार्क्स का। सही है, तो हमने कहा फॉरेन करेंसी कौन सी है? PKR। सही है सर। अब आ जाए सर, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 23। तो थर्ड का आंसर क्या है? US डॉलर कौन सी करेंसी है? फॉरेन। आए सर मास पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। खामोशी, अभी कोई बातचीत नहीं सर। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। अब यहां से खामोशी, कोई बात नहीं सर, सब ने सही से कॉन्सेप्ट सुनना है। क्वेश्चन नंबर 2 से हमें समझ में आ जाएगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने लगे हैं। A Pakistani company with the rupee as its has a financial year ending on the 31st December. It buys goods from an Australian supplier with the Australian dollar as its functional currency on 8 December 2006, invoiced in Australian dollar 10,000। कितने में इनवाइस हुआ है? एक्सचेंज रेट्स ओवर द पीरियड वर एज 1 दिसंबर 2006 को 75 रुपए थे $1 के बराबर। 31 दिसंबर 2006 को कितने के थे? 80 रुपए। और मार्च 2006 नहीं, ये 2007 है। मार्च 2007 को कितने के बराबर था? 81। ये 2007 कर दें इसमें। मार्च 2007 को $1 था 81 के बराबर। ऑनलाइन वालों आप भी रिकॉर्ड कर लें। खामोशी बेटा, सवाल सब अब बोर्ड पे देखेंगे, कॉपी कोई नहीं करेगा, सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर, चले सर, पहली एंट्री कब बनाऊंगा मैं? 1 दिसंबर। कौन सी डेट है? इस दिन मैंने माल खरीदा। क्या एंट्री बनाऊंगा? इन्वेंट्री, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा मेरा बच्चा? पेबल। किस अमाउंट से? 10,000। और इस दिन कितने का चल रहा था? 7,50,000। ऐसा ही है सर? अब सबने इधर देखना है, बीच में कौन सी डेट आ गई? 31 दिसंबर। अब सुनना, ये स्टैंडर्ड क्यों आया, हमें क्या बताने आया? अब रिपोर्टिंग डेट पे दो पॉसिबल एंट्रीज हैं। कितनी एंट्रीज हैं? इन्वेंट्री को मैं डेबिट करूं, पहला ऑप्शन। पेबल को, सर कितने का डॉलर हो गया था? 80 का। कितने का हो गया था? तो मैं कह सकता हूं 10,000 इंटू 80 माइनस, सर देखें मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कितने से की थी? 75 से, है ना। 10,000 घोड़े को तो मुझे 10,000 डॉलर देने। पहले मुझे लगता था कि 75 रुपए के हिसाब से $1 मिलेगा तो मेरी जेब से 7.5 लाख जाएंगे। अब डॉलर कितने का हो गया? 80 का। तो अब मेरी जेब से 8 लाख जाने लगे। तो 7.5 लाख की लाइबिलिटी मैंने रिकॉर्ड की हुई थी। अब 1 मिनट रुकें जरा। कुछ बच्चे बिल्कुल सर हम लोग होंगे फरजाद पार्टी खास तौर पे बेताब। पहली एंट्री ये है, दूसरी एंट्री है, वही कह रहे हैं भाई, हमें भी आता है, यकीन मान। सर बताएं आपके ख्याल में, देखो पेबल लाइबिलिटी तो मेरी बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट पीएनएल में डालूं या उसका इम्पैक्ट इन्वेंट्री में डालूं? कितने लोग कह रहे हैं पीएनएल में उसका इम्पैक्ट जाना चाहिए? देखो पहले मुझे 7.5 पे करने थे, अब कितने पे करने? तो सवाल ये है कि पीएनएल, इन्वेंट्री, कितने लोग कह रहे हैं इन्वेंट्री में जाना चाहिए इम्पैक्ट? मैंने लिख दिया है, लेकिन सर आपको पता है टैक्स वाला तो इन्वेंट्री में लेकर जाता है, हम किस में लेकर जाते हैं? अब आपने मुझे बताना है लॉजिकली, मेरा बच्चा हम हमेशा चलते हैं लॉजिक पे, लॉजिकली क्यों हम ये गेन लॉस इन्वेंट्री में नहीं लेके जा रहे? सर ये नहीं, ये लिखा हुआ ये नहीं, इसके पीछे की लॉजिक देनी है। लॉजिक ये है कि हमने इन्वेंट्री ले ली, हमने इन्वेंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, हमने वर्क इन प्रोसेस के अंदर डाल दिया, तो अब आगे जाके आप कस्टमर से चार्ज नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, कस्टमर को कुछ भी नहीं होता, कस्टमर को कुछ नहीं परवाह कि तुझे इन्वेंट्री महंगी हुई सस्ती हुई। देखो ये सवाल जवाब नहीं है, इन्वेंट्री नॉर्मल, लॉजिक चाहिए इसके पीछे, लॉजिक। खामोशी, फरजाद तू बहुत बोलता है, खामोशी जी। वैल्यू फिक्स्ड है। वो आजकल एक आदमी बहुत चल रहा है, बहुत अजीब और घटिया आदमी है, सॉरी टू से, उसका नाम है शाहिद अनवर। सुना है शाहिद अनवर को? कितने लोग जानते हैं शाहिद अनवर को? वो अक्सर गरीबों कह के आम आदमी को बेचारे को जलील कर रहा होता है। तो ये उसके अल्फाज में हम कहेंगे, गरीबों तुम्हारे पास कैश नहीं था तभी तुमने माल किस पे लिया है? उधार पे। अगर तुम्हारे पास कैश होता तो गरीबों तुम्हें इन्वेंट्री कितने की पड़ती? सारे। तुम्हारे पास कैश नहीं था तो तुम्हें कितने की पड़ रही है? 8 लाख की, या उससे भी। तो कह रहा है भाई देख, इन्वेंट्री का कसूर नहीं है, इन्वेंट्री तेरे पास कैश होता तू 1 दिसंबर को ही पेमेंट कर देता, तुझे कितने की पड़ती? 7.5 लाख की। तूने पेमेंट नहीं की, तू कब करेगा? मार्च में। तू गरीब है, तो गुर्बत की वजह से तुझे 60,000 का नुकसान और हुआ।
तो इसने कहा इन्वेंट्री का कसूर नहीं है, कसूर किसका है? पेबल का। किसका कसूर है? तुम्हारे पास पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, तो वो जो बात है ना, इन्वेंट्री की प्राइस तो सर फिक्स है। इन्वेंट्री कितने की है? कैश में लेते कितने की मिलती? लेकिन क्योंकि तुम पेमेंट देर से कर रही हो तो एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो इसका इंपैक्ट इन्वेंट्री क्यों ले? इसीलिए हमने कहा कि ये एंट्री गलत है, इसको हम मिटा देंगे और यहां पर लिखेंगे एक्सचेंज। कोई लॉजिक नहीं है सर ये बात। बेटा पेमेंट लिखा है ना कि हम 31 दिसंबर को पे करेंगे जी। नहीं, ये एक बात अपने दिमाग से कॉस्टिंग निकाल दें। कस्टमर कहता है भाई आपको लॉस हो रहा है, कुछ भी है, ये तो आपकी बेवकूफ़ी थी या तो ये आपके नसीब थे। कस्टमर से थोड़ी चार्ज करेंगे 50,000। तो एक्सचेंज लॉस नहीं कि हम WIP बना दिए तो एक नवाब। असल रीजन क्या है? लॉजिक है कि आप कैश पे नहीं कर सकते। कस्टमर देखिए, अब आप मसला पता है क्या है, हम अच्छी बात है जिन बच्चे बात में जो है ना कॉस्टिंग में पहुंच जाते हैं कस्टमर सप्लायर पर, इसका मतलब होता है कि उनकी नेचर बिजनेस वाली है, सही है, उनको ये फिक्र पड़ी होती है। लेकिन याद रखें अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस बोलता है कस्टमर तेरे मामला अलग है, भाई मैं बता रहा हूँ एक्सचेंज लॉस। उसके पीछे रीजन क्या है? पेबल की वजह से लॉस आया, इन्वेंट्री की वजह से। चले सर अब मुझे बताएं मेरा पेबल कितना हो गया? कितना हो गया? मेरा पेबल कितना हुआ? पेमेंट करूंगा तो क्या करूंगा? X7 को अब पेबल कितना कर रहा हूं, जेब से कितना पैसा जा रहा है? 8 लाख। पेबल मेरे पास रिकॉर्डेड कितना था? बैंक से कितने पैसे गए? और ये कहाँ जाएगा? एक्सचेंज कितने से? तो हमने कहा सर बेसिकली ये हो गया पहला सवाल। बेटा पेमेंट मार्च में कर रहे हैं, मार्च X7 मैंने करवा दिया है। तो सर ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे कौन सी थी? क्या 1 दिसंबर को कोई एक्सचेंज गेन लॉस आया? रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर, एक्सचेंज गेन लॉस आया, कहाँ गया? और सेटलमेंट डेट पे एक्सचेंज गेन लॉस आया, कहाँ गया? P&L। कॉपी करें फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब एक मासूमाना बच्चे का मासूमाना सवाल देखें सर, बच्चे कहाँ कहाँ घुस जाते हैं सवाल करते करते कि कई जो फ्यूल एडजस्टमेंट करती है वो भी तो एक्सचेंज रेट की बेसिस पे, और बच्चे का सवाल बिल्कुल। लेकिन याद रखें जो के इलेक्ट्रिक है या दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, बड़े गौर से सुनना, के इलेक्ट्रिक जिसने खरीदी थी ना उसने पहले ही हुकूमत से 2 एग्रीमेंट किए हैं जो आम आदमी को नहीं पता, और बेचारे जमाती लगे रहते हैं कि ये दूसरी कंपनी ले आओ। कुछ भी नहीं हो सकता, फौज कभी लाने नहीं देगी, सही है। कभी कभी आपके खिलाफ है हिम्मत तो आप जाएं कभी किसी और के, क्योंकि उस ज़माने में मार्शल लॉ था, और मार्शल लॉ के टाइम पे के इलेक्ट्रिक ने एक एग्रीमेंट कर किया कि हम इस कंपनी को 2007 में तब खरीदेंगे जब एक तो हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता पूरे शहर के अंदर, दूसरा ये काम करेंगे भाई फ्यूल एडजस्टमेंट हम क्यों बर्दाश्त करें, हम कस्टमर से, वो कहते हैं अगर हमें पेमेंट बाद में करनी है, के इलेक्ट्रिक क्या करता है जो उसका एक्सचेंज लॉस आता है वो आपके और मेरे ऊपर डालता है, सही है। वो क्यों डालता है? क्योंकि वो किसमें? एग्रीमेंट में हुकूमत के साथ। तो आप यकीन माने मेरा बच्चा, के इलेक्ट्रिक आपको पता है अगर आप आपके घर में सोलर है और आप अपने पड़ोसी से भी वो सोलर को अगर शेयर कर रहे हैं, आप उसको चार्ज नहीं कर सकते।
आप सिर्फ अगर अपने बिजली बेचना चाहते हैं आप सिर्फ के इलेक्ट्रिक को बेच सकते हैं, सही है। और अब तो वैसा ही हो गया है कि DHA के अंदर जितने भी सोलर वगैरह हैं वो इलीगल है, उनकी परमिट पहले लेना ज़रूरी है ना। और फौजी की एक सोलर कंपनी भी है। तो आप समझे सर, कहीं ना कहीं आप और मैं जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जब भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े ना, उन सब चीज़ों को दिमाग से, यहाँ पर हमारे पास ना कॉस्टिंग है ना कोई और है, हमें सिर्फ फाइनेंशियल। चलें सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। A Pakistani company with Ruby as a financial year ending on 31 December, it buys goods from an Australian with the Australian dollar as its functional currency. On 1 December X6 invoiced in $10,000. ऑस्ट्रेलियन सप्लायर को मार्च में पे किया है। एक्सचेंज रेट्स ओवर द पीरियड वर एज, रेट्स अलग हैं और मार्च यहाँ पे भी X7 कर दें, X6 नहीं है, यहाँ पर भी मार्च क्या है X7। इस सवाल में भी 31 मार्च X7 का एक्सचेंज रेट कर दें 76 is $1। हाँ जी, दूसरे सवाल में क्या पोजीशन है, गेन हो रहा है लॉस? गेन हो रहा है। रिपोर्टिंग डेट पे गेन है लॉस है, रिपोर्टिंग डेट पे कितने का गेन सर इधर देख लें 31 दिसंबर रेट सर पहली एंट्री तो यही बनेगी 1 दिसंबर को। अब आते हैं सर 31 दिसंबर को, अब हम आए, हमने सोचा हुआ था हमें कितने पैसे देने, लेकिन अब रेट कितना हो गया है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? हमने सोचा था $10,000 देने, $1 की मद में 75 रुपए जेब से जाएंगे, जबकि अब जा कितने रहे हैं 72 रुपए, सही है। तो हमने कहा हमारी लायबिलिटी 3 रुपए $1 से कम हो रही है, तो 10,000 से 30,000 से कम हो जाएगी। एंट्री बनेगी पेबल डेबिट एक्सचेंज गेन कितने से, कितना हो गया बच्चा 30,000, ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबकी तवज्जो इधर। सर 31 मार्च X7 को आया, मेरी बुक्स में लायबिलिटी कितने से हो गई थी 7,20,000। तो पेबल तो मैंने कहा मैं पेमेंट जब कर रहा हूं तो डेबिट कर दूंगा कितने से 7,20,000। एक्सचेंज बैंक से कितने पैसे गए 7 लाख और एक्सचेंज लॉस 40,000। तो सर क्या ये आसान है? यस सर। तो सर एक्सचेंज मॉनेटरी आइटम्स को क्या करना है, ट्रांजैक्शन डेट पे करना है ट्रांसलेट, और रिपोर्टिंग डेट पे और सेटलमेंट डेट। क्या ट्रांजैक्शन डेट पे कोई गेन लॉस आएगा? नहीं आया। रिपोर्टिंग डेट पे, सेटलमेंट डेट पे। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है आप लोगों से, सर क्या ऐसा हो सकता है कि सवाल में हमारे पास रिपोर्टिंग डेट हो ही ना? हो सकता है 1 दिसंबर को माल खरीदा, 15 को पेमेंट कर दी, सही है सर। सर क्या ऐसा हो सकता है कि सवाल में रिपोर्टिंग डेट ना हो, ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट डेट एक ही हो? हो सकता है सर अगर जिस दिन माल खरीदा उसी दिन पेमेंट कर दी कैश में, तो हमने कहा कोई, तो क्या कोई एक्सचेंज गेन लॉस आएगा? नहीं सर। तो सर क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? पक्की बात है। अब आए सर आपको
नहीं, एक इससे रिलेटेड छोटी सी बात करेंगे और एक कॉन्सेप्ट आपका और बनाएंगे। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जो कि नॉर्मल टर्म से थोड़ी सी हट के है। इंपोर्टर वफादार है और एक्सपोर्टर गद्दार है। इंपोर्टर वफादार है और एक्सपोर्टर, ये आप क्यों कह रहे हैं सर? सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुल्क के नुकसान में इंपोर्टर का नुकसान है, मुल्क के फायदे में इंपोर्टर का कैसे साबित करें? अभी करते हैं। मुझे बताएं, डॉलर जो है 75 रुपए का था, 75 से कम होकर कितने का हो गया? 72। मुल्क का फायदा हुआ, मुल्क का फायदा हुआ, एक्सपोर्टर का भी फायदा, इंपोर्टर का भी फायदा हुआ है ना। लेकिन अब यही सोचें कि अगर ये एक्सपोर्टर होता तो आपने कहा, सपोज करें, मैं एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, फ्रीलांसर से पूछें आपको कभी भी एक्सचेंज रेट्स के ऊपर आपको बात करते हुए नज़र, उनको तो अच्छा लगता है जब 250 हो जाए डॉलर, 300 हो जाए। सही है। मेरा एक दोस्त है, वो माशाल्लाह बाहर का ही सारा काम करता है, वो बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है कभी क्लाइंट से इंक्रीमेंट की बात ही नहीं करनी पड़ती। सही है। बोला पहले जब काम शुरू किया था तब डॉलर 150 का था और आज सही है 200 से ऊपर का है, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट लग रहा है। तो आप सोचें ना, अगर आप हैं, आपने बाहर किसी को $20 की सर्विसेज दे दी, सही है, उसने कहा भैया तू मुझे कैसे लिख दे, तुमने अपनी अंग्रेजी में पेल दिया उसको, अब उसने कहा, तुमने कहा $20। अब हुआ ये कि जिस टाइम पे बात हुई उस टाइम पे रेट कितना था? 200। तो तुमने कहा मेरे पास कितने पैसे आएंगे? 4000। लेकिन एकदम से 20 रुपए बढ़ गए, तो तुमने कहा, अब यहां पर तुम कौन हो? एक्सपोर्टर हो, अपनी सर्विस क्या कर रहे हो? गोरे को तुमने अपनी सर्विसेज बेची और हमने कहा 4000 की बजाय आप कितने मिल रहे हैं? तो तुम्हारा फायदा हुआ, मुल्क की तो वाट लगी। डॉलर कितने का? 200 से 220, 200 से 200, तो डॉलर बढ़ रहा है लेकिन एक्सपोर्टर खुश है, उसको पता है कि भैया ये पैसे मुझे मिल रहे हैं, मिलेंगे। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? तो सर अपने पास लिख दें एक दफा, इंपोर्टर वफादार है फॉर IAS 21। इंपोर्टर मुल्क का फायदा, इंपोर्टर का फायदा, मुल्क का नुकसान, और एक्सपोर्टर गद्दार है। तो लिखें इंपोर्टर वफादार है, इंपोर्टर वफादार है और एक्सपोर्टर गद्दार है। सही है सर। ये देखें, इस सवाल में हम इंपोर्टर थे, इस सवाल में हम इंपोर्टर थे, तो हमारा मुल्क का फायदा हुआ, 75 से रेट 72 हुआ, हमारा भी फायदा हुआ। मुल्क का नुकसान हुआ, रेट 72 से 76 हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम एक्सपोर्टर होते हैं तो हमें डॉलर में पैसे मिलने होते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि डॉलर बढ़ता जाए। तो क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं सर? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है तो बेटा लिख दें CC। आसान है सर क्या ये IAS 21? अभी देखिए सर, जो आपने पढ़ा है उसको पहले हम आपको देंगे थोड़ा सा होमवर्क। होमवर्क पे आप लोग आएंगे और होमवर्क में आपको मिला करेंगे MCQs, क्योंकि इसके MCQs मुस्कुराते हुए करेंगे। सर MCQ नंबर 1 to 4 आपका होमवर्क है, 1 2 3 4। MCQs नंबर पेज नंबर 33 1 to 4 इज योर। कल हम IFRS 8 का होमवर्क भी डिस्कस करेंगे और इसका भी डिस्कस कर रहे होंगे। 1 2 3 4 सही है। 1 से लेकर 4 तक आपका
चलिए सर, शुरू में iOS 21 को क्विकली समराइज करते हैं, लेकिन जिस तरीके से शुरू में मैंने आपको कहा था कि सर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, मैं आपको आज इसका एक थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा, और ये क्यों, ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कहीं ना कहीं आपके साथ भी कोई ऐसे किस्म की चीज़ इन्वॉल्व होगी, और इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब आप देखें प्रोडक्ट होता क्या है, इसका मॉडल चलता है ऐसे, मैं एक बंदा हूं और मुझे लोगों को पागल बनाने अगर आता है, मैं 10 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदता हूं और उस प्रोडक्ट को कितने में बेचता हूं, 100 रुपए में आपको, जबकि मुझे पता है 10 रुपए का है, इससे ज़्यादा 15-20 रुपए का है, आपको भी पता है कितने में, आपको 100 रुपए में बेच देता हूं। और आपको ये नहीं कहता हूं कि भैया इस प्रोडक्ट के इतने फायदे, ये वो इस किस्म के, देखो एक ना प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से बिके, नहीं, मैं प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूं और बोलता हूं अगर तू आगे किसी और को मेरा प्रोडक्ट 100 वाला बेच देगा ना, ये देख तुझे तो मैंने पहना दिया 100 रुपए में, तो किसी और को भी ये प्रोडक्ट अगर बेचेगा तो ये जो मुझे 90 रुपए का फायदा हुआ है इसमें से 10 रुपए तुझे दूंगा, और फिर जिसको तूने बेचा है वो भी किसी और को बेचेगा, तो 10 रुपए उसको, 5 रुपए तुझे। इसी तरीके से जो लोग आगे यही प्रोडक्ट बेचते जाएंगे सब कमाएंगे, सही है। तो बेसिकली होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में घटिया सा प्रोडक्ट 10 रुपए वाला 100 रुपए में मैंने तुम सबको बेच दिया, सही है। तुम लोगों को आके अब तुम आगे किसी और को यही प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचो, प्रोडक्ट मैं दूंगा लेकिन उसमें से 10 रुपए तुम्हारे, और तुम भी आगे ना अगले को यही ऑफर दो कि अगर वो बेच देगा तो 10 रुपए उसके, लेकिन उसकी सेल्स के ऊपर भी 5 रुपए तुम्हारे। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से प्रोडक्ट में मेरे दम हो क्या रहा है, मैं लोगों को बेकार प्रोडक्ट महंगा बेच रहा हूँ कमाई की लालच में। अब ये जो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, इसमें लोगों को बेवकूफ़ भी बहुत बनाया जाता है। सुनिएगा कैसे। सर इसमें जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होता है ना, मुझे अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना है कि यार मैं तो इस चीज़ में बहुत कमा रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट लिए हुए हूँ, मैं तुम सबको बेच रहा हूँ, सही है, मैंने भी किसी और से लिए हुए और तुम सब बेच रहे हो आगे उन प्रोडक्ट्स हो, तो मुझे भी कुछ ना कुछ कमीशन मिल रहा है। चलिए सर ज़रा इसको वर्डिंग में डाल देता हूँ। मैंने, हसन ने ये प्रोडक्ट बेचा सपोज करें फरजाद को, 100 रुपए की चीज़ कितने में, इसको कितने में पहना दी मैंने, 1000 रुपए में, सही है। और फरजाद से मैंने कितने कमाए, 900 रुपए। और फरजाद को मैंने ये नहीं कहा भाई तू ये प्रोडक्ट यूज कर, मैंने कहा फरजाद अब देख तूने तो खरीद लिया, तुझे भी कमाना है ये स्कीम में, तो आगे काम कर, तो आगे मुस्तफ़ा को बेच दे, आर्यान को बेच दे, सही है, तो इन लोगों को बेचता जा, मुस्तफ़ा और आर्यान को, और इनको तू बेच यही चीज, प्रोडक्ट मुझे मेरा ही होगा, 1000 रुपए में बेचेगा, मैं तो देखो 900 रुपए कमा ही रहा हूं। अब मैं जब 900 रुपए कमा रहा हूं तो मैंने यहाँ पे फरजाद को ऑफर कर दिया, भागे तू किसी को बेचेगा ना तो 100 रुपए तू और ले लेना मुझसे। इसी तरीके से आर्यान की सेल्स में से भी तू मुझसे कितने ले लेना, 100 रुपए। यही नहीं, फरजाद को बोला तो आगे भी यही स्कीम बांट दे, आगे तू ऑन को, अली को बेच, अली को, इसको मुस्तफ़ा को, और ये अपना जो है ना आर्यान को बोल के ये आगे बेचे, तो 100 रुपए इनको भी मिलेंगे, तू इनकी सेल्स के, मुस्तफ़ा की सेल्स के भी फरजाद तुझे कितने मिलेंगे, 50। अब समझ रहे हो, फरजाद समझ रहा है यार 100 रुपए इन दोनों को बेचने पे, इन दोनों ने जिसको आगे बेचा तो 50, मजीद कोई तीसरा बंदा आगे बेचेगा तो 25, 5, समझ रहे हो। तो फरजाद की आंखों में डॉलर आ गए, सही है वो सर। अब इससे अब देखो होता क्या है, फरजाद को, मुस्तफ़ा को कन्विंस करने के लिए कि यार ये मैं इससे इतना कुछ कमा रहा हूँ, फरजाद को फिर मैं फरजाद बोलेगा सर देखें आपने तो मुझसे 1000 रुपये ले लिए, मैं तो अभी लोगों को बेच बाच के भी 500 रुपये ही कमाए। बोलूँगा फरजाद एक काम कर, घर में तुझे देख इसमें पैसा तो बहुत है, तो एक काम ये कर, अब अपना फेक लाइफ स्टाइल लोगों को दिखा, तो एक काम ये कर, एक मलेशिया की ट्रिप करके आ जा,
और लोगों के दिमाग में डाल के तूने मलेशिया की ट्रिप की, ये किस पैसे से की है? जो तूने ये पैसा यहाँ से कमाया है। इसको देख के लोग अट्रैक्ट होंगे, यार फरजाद इतना कमा रहा है, इस कौम की तो आदत है कि भाई शॉर्ट टर्म। सही है सर, तो लोग और आएंगे, ऑन कहेगा भाई मुझे भी मलेशिया जाना है। सही है सर। तो इस चक्कर में आप देखें होता क्या है, इसीलिए आपको कभी कोई नहीं मिलेगा, कभी कोई मुश्किल से मिलेगा जो बोलेगा कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया और उसके बाद में उम्रे पे गया। ये फुल लेविश लाइफ स्टाइल, किराए की गाड़ियों को लेके बोलते हैं हमारी गाड़ियाँ। इससे होता क्या है सर, इससे एक आम आदमी जिसको बेचारे को पैसे कमाने होते हैं वो इस लालच में आते हैं और वो इस सर्कल में, और यकीन मानो जो आपने 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में 1000 रुपये में, आपके वही पैसे कभी निकल के बाहर नहीं आते। तो याद रखें, कभी भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मतलब जिसमें अगला आपको बोले कि तू पैसे भी दे और तू अगलों को भी लेकर आ, ये दोनों बातें एंड वाली कंडीशन हो जाए ना, पैसे भी दे और अगले को भी, तो इसका मतलब है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप एक साइकिल का हिस्सा। फिर ये इनकी और तरीके क्या होते हैं, आपको पे चेक्स दिखाएंगे, फेक नहीं ना, ओरिजिनल भी। अपने दोस्त को बोलेंगे तू मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे, एकदम से तो आम आदमी बेचारा क्या हो जाता है, इम्प्रेस। इसको नेटवर्क मार्केटिंग MLM कहते हैं, मल्टी लेवल देखो एक होती है मार्केटिंग, बिल्कुल ठीक है भाई, मैंने अपने ये मेरा सेल्स मैंने इसको रखा, मैंने दिया और मैंने कहा तू आगे बेच दे प्रोडक्ट में, वाकई मैं तुझे कमीशन दूंगा 100 रुपये 200 रुपये, ये होती है नॉर्मल मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ तू प्रोडक्ट बेच ना बेच, आगे से मजीद लोगों को लेकर आ जो प्रोडक्ट खरीद के और आगे बेचें, तो ये सब क्या है। और ऐसे इस वक्त इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये बहुत है। दूसरी चीज़ जो अभी हमारा बच्चा बेवकूफ़ों की तरह पढ़ा हुआ है वो हुआ है कि भाई मैं ऑनलाइन अर्निंग, अमेजन वगैरह इनके कोर्सेज ले लूँ। आप यकीन माने सर, आप यकीन माने ये जितने भी लोग होते हैं ना, अगर ये इतना ही अमेजन से काम करके कमा रहे होते तो ये कोर्सेज अपने और इनके जितने भी कोर्स है ना, कल मैंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट देखी, कल मुझे माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, हैप्पी टीचर्स डे। ये वो एक पोस्ट मैंने बड़ी अच्छी देखी, एक नॉर्मल आदमी की, उसने हैप्पी टीचर्स डे कहा हुआ था और नीचे यूट्यूब था। उसने कहा कि सबसे बड़ा उस्ताद मेरा कौन है, और मैं आपको सच बताऊं जितने भी ये फ्री के कोर्सेज हैं ये सब अंग्रेज़ों ने और इंडियंस ने इनसे अच्छे बनाए हुए कहाँ रखे हुए, यूट्यूब पे। बस आपको सर्च करना आना चाहिए ये सारे कोर्सेज। मसला क्या है, हमारा बच्चा चाहता है पकी पकाई चीज़। सही, हाँ कोई ऐसा कहे ना बंदा कि यार मैं आता हूँ, तो उसको आप बोले मुझे कुछ करके दें। तो सर ये हर क्लास में जो हमारे 10 मिनट होते हैं किसी अच्छी इस किस्म की चीज़ के लिए, ये हुए वो 10 मिनट। अब हम आगे आएंगे और डिवाइस करेंगे IAS 21। IAS 21 में आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सर IAS 21 हर तरह की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर अप्लाई होगा। हमने कहा सर 3 तरह की करेंसीज होती हैं, कौन कौन सी? प्रेजेंटेशन करेंसी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, फंक्शनल करेंसी जिसके अंदर हमने कहा यहाँ पर जरा एक्सप्लेन करो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो बहुत सारी करेंसीज में हो सकती है। तो उसने कहा 2 इंडिकेटर्स दे रहा हूँ, प्राइमरी और प्राइमरी इंडिकेटर्स में सबसे पहले देखो कि सेल्स किस में कर रहे हो। अगर सेल्स मिक्स एंड मैच है 2 करेंसी में कर रहे हो तो आ जाओ कॉस्ट। अगर कॉस्ट भी मिक्स एंड मैच चल रही है फिर जाओ सेकेंडरी इंडिकेटर्स। सेकेंडरी इंडिकेटर्स में देखो लोन किस में लेते हो, और अगर वहां से भी बात नहीं बनती तो अपना पैसा सेव किस करेंसी में करते हो, प्राइमरी और फॉरेन करेंसी के बारे में कहा जो अदर देन फंक्शनल करेंसी। सर फिर हम आगे गए और आगे बढ़ते हुए हम किस पे बढ़े सर? हमने कहा सर इस स्टैंडर्ड को हमें मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी में तोड़ देना। अभी हमने मॉनेटरी आइटम शुरू किए। मॉनेटरी आइटम्स में हमने कहा कि सर 3 तरह की डेट्स होती हैं, ट्रांजैक्शन डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, रिपोर्टिंग डेट जिस दिन साल का ईयर एंड हो गया, हाफ ईयर एंड हो गया, और सेटलमेंट डेट। जो ट्रांजैक्शन डेट है उस दिन तुम ट्रांसलेट करोगे, कोई एक्सचेंज गेन लॉस नहीं आ सकता। रिपोर्टिंग डेट पे ट्रांसलेट करोगे, एक्सचेंज गेन लॉस आएगा और किस में जाएगा?
और सेटलमेंट डेट पे भी वो ट्रांसलेट करोगे और एक्सचेंज गेन लॉस किस में जाएगा? P&L में। हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह 3:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।